नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केशव कश्यप ऑफिशियल पर। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। चर्चा करने वाला हूं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट 5, जो कि 30 क्वेश्चन का होगा और सब्जेक्ट होगा CDP। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आगामी आने वाले सीटेट परीक्षा में निश्चित ही आपको इससे लाभ मिलेगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी सबसे पहले मिल सके। चलिए इस वीडियो को साथ ही शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विधि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है? लॉवेल तथा मार्केल का, स्पाइकर तथा इरविन का, फिशर तथा यम्बा का, या टर्मैन का? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष नहीं है? ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण होना, ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना, ध्वनि के प्रतिस्थापन का ना होना, और ध्वनि में पुनरावृत्ति होना। तो क्या हो जाएगा इसका कारण साथियों? तो इसका कारण हो जाएगा ध्वनि के प्रत्यास्थापन का ना होना। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? चारों क्वेश्चन आप चारों ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको। पहला है, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ओके। सेकेंड इज, कुछ मानसिक क्रियाओं में से एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। तीसरा है, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार उनके स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार का मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो इसके बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का मुख्य समर्थक, एक तो यहीं से पता चल रहा है कि बुद्धि का जो है बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर होता है आपका। चलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है किससे? मानसिक विकार को समझने की एक सामान्य योग्यता से, व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने की से संबंधित एक सामान्य योग्यता से, अनुभव अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता से, पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता से। तो क्रिस्टलाइज्ड क्या है साथियों? तो क्रिस्टलाइज है अनुभव अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक समान योग्यता से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर, शिक्षार्थियों के अभिप्रेरण में अंतर, शिक्षार्थियों की रुचि में अंतर, और शिक्षार्थियों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है? चाइल्ड ओरिएंटेड लर्निंग के बारे में बात हो रहा है। मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, और फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो क्या संभव नहीं, यहाँ देखिए संभव नहीं हो सकता है, तो क्या है? प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। ठीक है, अधिगम पर व्यक्तिगत तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था और संपूर्ण जीवन। तो क्या हो जाएगा? अधिगम
पर व्यक्तिगत और वातावरण से संबंधित कारक का प्रभाव पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण जीवन, ऑप्शन नंबर 4। लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है, उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है, वे स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगती है, वे घर तथा स्कूल में मनमानी करने लगती है, वे परीक्षा में सफल होने लगती है। तो क्या हो जाएगा आंसर साथियों? इसका आंसर हो जाएगा उसका, अगर किसी भी स्कूल में लैंगिक भेदभाव होगा तो आप ही सोचिए कि क्या स्कूल जाने का मन करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। देखिए पूछ रहा है नहीं है के बारे में, ठीक है। तो असफलता का भय नहीं ना होना, ठीक है, धीमी गति से सीखना, आत्मविश्वास में कमी और सीमित संप्रेषण। तो क्या हो जाएगा? मानसिक रूप से जो पिछड़ा बालक है उसका समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए धीमी गति से सीखना ये तो समस्या है, ठीक है। असफलता का भय नहीं होना, आत्मविश्वास में कमी ये भी होगा, और सीमित संप्रेषण। तो क्या इसमें से नहीं होगा? ये हो जाएगा असफलता का भय उसको नहीं होता है कभी भी, ठीक है। बाकी ये समस्या है, धीमी गति से सीखेगा, आत्मविश्वास का कमी होगा इस स्टूडेंट पे, और सीमित संप्रेषण, लोगों से बातचीत कम करेगा, ठीक है। लेकिन असफलता का भय इसमें नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप इस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? बच्चा सामान्य सोच वाला है, बच्चा की बुद्धि लफ्दी 70 से कम है। तो साथियों IQ हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इस क्वेश्चन में ये जान लीजिए। तो क्या होता है, एक मैं ट्रिक बताता हूँ। मायका सुने होंगे ना, लड़की का मायका और ससुराल जो होता है, तो मायका MA गुना CA गुना 100, ठीक है। यहाँ MA से मतलब है मेंटल एज, और CA से मतलब है क्रॉनिकल एज, ठीक है, वास्तविक आयु जिसको कह सकते हैं। और मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से, तो उसका IQ निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। बच्चे में तीसरा ऑप्शन है, बच्चे में मनोवैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगकर इधर उधर की बातें में लगा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, ठीक है। शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है? ठीक है, अब खामी बताना है इसका। इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। ये प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं होते हैं। इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है। इन प्रश्नों से कल्पनाशीलता का विकास होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस प्रश्नों से वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है, ठीक है। आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में, जो कि डेफिनेटली आप कभी ना कभी एक शिक्षक बन के किसी स्कूल में जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो उसी पे आधारित क्वेश्चन है। आप शिक्षार्थियों की क्षमताओं को पहचानने के लिए, तो आप खुद में सोचिए कि स्टूडेंट का क्षमता पहचानने के लिए आप क्या कीजिएगा, ठीक है, और किस क्षेत्र का चुनाव करिएगा। सामाजिक दर्शन, ठीक है, शिक्षा समाजशास्त्र, मीडिया मनोविज्ञान, और क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो क्या हो जाएगा आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। सामाजिक दर्शन नहीं होगा, शिक्षा समाजशास्त्र नहीं होगा, मीडिया मनोविज्ञान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा मनोविज्ञान समझने का कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। ओके। व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षणिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। ओके। इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है, ठीक है। और इसमें मूल्यांकन की बहुविधि तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो किसके बारे में कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है? देखिए सतत और मतलब कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंशन जो इवोल्यूशन होता है उसके बारे में बात हो रहा है कि कौन सा कथन असत्य है।
तो देखिए असत्य पूछ रहा है तो ये कथन सत्य है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। ये क्या है कथन? ये कथन है असत्य। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। देखिए पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा, बाकी का देखिए हमने ऑप्शन पढ़ा भी नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये पहला सही होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से इंटरेक्शन की बात हो रहा है और वास्तविक जीवन से उदाहरण को लाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्रैक्टिकल बातें हो रही है और जहाँ प्रैक्टिकल बातें हों, वास्तविक दुनिया से कोरिलेट करके आपको समझाया जाए तो आप बेहतर समझते हैं और अच्छा समझते हैं। ठीक है, बाकी का ऑप्शन चलिए पढ़ लेते हैं। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग। अब अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें और सिर्फ वही करें तो इससे भी फायदा नहीं होगा। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं का ध्यान करें। देखिए ये भी गलत, ये भी गलत। सही क्या हो जाएगा? पहला। बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल करना चाहिए। ओके। और दूसरा, बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए। बालक के माता पिता को विद्यालय में आने से रोकना चाहिए। बालक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां माता पिता द्वारा संपन्न की जानी चाहिए। देखिए तो ना तो ये होगा, ना तो ये होगा और ना तो ये होगा। बालक का वातावरण क्या है? वो विद्यार्थी के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट क्या हो, वो संतुष्ट हो, तो बालक का रुचि क्या होगा? ऑटोमेटिक विद्यालय में बढ़ने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रक्रिया देने लगता है। जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है देता है, यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। क्या हो जाएगा साथियों इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2। देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर बैठते हैं और कुछ छात्र चुपचाप बैठते हैं, अपने आप पढ़ते हैं। ठीक है, परंतु आपकी कक्षा में कुछ शिक्षार्थियों के अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में तरीका क्या बेहतर होगा? आप उस स्थिति में, आप भी फ्यूचर के टीचर हैं, तो आप बताइए कि इस स्थिति में इस चारों ऑप्शन में क्या सटीक बैठ रहा है। देखिए, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या का चर्चा करना चाहिए। अभिभावक को उस विद्यालय में अपने बच्चे को निकाल देना चाहिए। अभिभावक को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ना चाहिए। तो क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट्स? ठीक है, अभिभावक को क्या करना चाहिए? शिक्षक पर भरोसा करना चाहिए और उस समस्या के बारे में चर्चा करनी चाहिए कि हाँ फलाना समस्या है हमारा, ठीक है, तो इससे हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो ऐसा कुछ आप लोग ठीक करिए जिससे हमारे बच्चे का पढ़ने में मन लगे और सीख सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। ओके, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर साथियों? ये क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे। आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी पढ़ने में बहुत तेज है। वह 7वीं कक्षा में होते हुए 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है और इसकी इस व्यक्तिगत भिन्नता का कारण बताइए। तो उनका शारीरिक विकास, विशिष्ट योग्यता, उसका संवेग और उसकी जाति। देखिए जाति से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, शारीरिक विकास से बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बचा? उसका संवेग और उसकी विशिष्ट योग्यता। तो आप लोग बताएं क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा उसकी ये विशिष्ट योग्यता है। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है बच्चों की शारीरिक वृद्धि पर, बच्चे के साथी समूह पर, बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर पर और स्कूल की इमारत पर।
देखिए समाजीकरण का प्रक्रिया, ठीक है, सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन है शारीरिक वृद्धि, साथी समूह, स्थित मंदिर, इमारत। ठीक है, देखिए आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, स्कूल की इमारत से कोई लेना देना नहीं है, घर के पास मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, शारीरिक वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है, बच्चे के साथी समूह। ऑप्शन हो गया सही। चलिए, संवेग का शिक्षा में महत्व नहीं है। शिक्षार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करने में, ठीक है, शिक्षार्थियों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करने में, और शिक्षार्थियों को असभ्य बनाने में, और शिक्षार्थियों को शिष्ट बनाने में। देखिए महत्वपूर्ण नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, जैसे नहीं बोले तो तैसे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि क्वेश्चन कह रहा है नहीं, ठीक है, तो नहीं वाला मारना है, ठीक है। तो संवेगों का शिक्षा का महत्व क्या, ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, असभ्य थोड़ी बनाते हैं, ठीक है, शिक्षार्थियों को असभ्य बनाने में, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं में क्या कमी होती है, शारीरिक विकास होता है, अनुसंधान की भावना का विकास होता है, और सामाजिक गुण सीमित रहते हैं। देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण पूछ रहा है, क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, हो जाएगा अनुशासन की भावना का विकास होता है, ठीक है। ये बाकी तो तीन कमी होगा नहीं, शारीरिक विकास से मतलब नहीं, सामाजिक गुण सीमित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा विकास और बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किसी कक्षा कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है, कौन सा, कक्षा कक्ष का आर्थिक वातावरण, प्रशासनिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। देखिए आर्थिक से कोई लेना देना नहीं है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों ऑप्शन बचता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण और क्या, सामाजिक वातावरण। देखिए सीखने को प्रभावित करने वाला इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है, तो बताइए आप लोग क्या होगा, तो इसका मनोवैज्ञानिक भी नहीं होगा, ये होगा सामाजिक वातावरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य कल भी मैंने बताया था आपको एक क्वेश्चन में, बच्चे को साथ साथ पढ़ाना है, चाहे वो गरीब घर के बच्चे हो या अमीर घर के बच्चे हो, या हो सकता है कुछ कुछ अगर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है तो उसको भी साथ साथ पढ़ाना है, उसको विशेष रूप से आप इक्विपमेंट दे सकते हैं, कोई अंधा है तो चश्मा पहन सकता है, कोई ज़्यादा कम दिखता है किसी को तो वो आगे बैठ सकता है, ऐसा प्रावधान आप कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करके आप नहीं पढ़ा सकते, अलग अलग क्लास नहीं ले सकते हैं। इसलिए समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन बात करता है किसका, समावेशन का, विशिष्ट शिक्षा का कोई बात नहीं होता है, सामान्य व्यवस्था नहीं और विपरीत व्यवस्था नहीं, तो ये क्या है, समावेशन है, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, डैश से ग्रस्त बालक गणित से संबंधित समस्याएं प्रदर्शित करता है। आपको कल भी हमने बताया था ये क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, अफेजिया, ठीक है, बोलने से संबंधित होता है, और डिस्लेक्सिया ये पठन विकार होता है, ठीक है। और डिसकैलकुलिया, देखिए ना साथियों, कैलकुलेशन, ठीक है, और जैसे डिसकैलकुलिया दिखे आपको, ठीक है, कैलकुलेशन देखिए, कुलिया और कैलकुलेशन ऐसे कोरिलेट करिए तो याद रहेगा तुरंत आपको, ठीक है। और यहाँ दिखे गणित, तो गणित में होता है कैलकुलेशन, तो चूंकि आंसर हो जाएगा डिसकैलकुलिया, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करिए, डिस्ग्राफिया देखिए, ठीक है, आसान, बहुत याद करना बहुत आसान है, डिस्ग्राफिया ग्राफ, ठीक है, किससे लिखते हैं हम लोग, ग्राफ में, ठीक है, तो ये डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित हो गया। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने से संबंधित, ये पठन विकार है, ठीक है, और अफेजिया बोलने से संबंधित है, ठीक है। तो ये आशा करते हैं ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल ही याद हो गए होंगे आपको। चलिए नेक्स्ट,
डैश बुद्धि परीक्षण के वे बुद्धि परीक्षण हैं जिनमें अमूर्त चित्रों, निर्जीव पदार्थों, ज्यामिति चित्रों आदि का प्रयोग होता है। देखिए कौन सा बुद्धि परीक्षण ऐसा है जिसमें ये सब होता है? अमूर्त चित्र, निर्जीव पदार्थ और ज्यामिति चित्रों का प्रयोग होता है। शाब्दिक, अशाब्दिक, व्यक्तिगत, सामूहिक। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अशाब्दिक, क्योंकि इसमें शब्द नहीं रहेगा, चित्र रहेगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षार्थियों के आकलन का प्रयोजन नहीं है। शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों को जांचना। ठीक है, आकलन नहीं है, फिर से देख लीजिए, प्रयोजन नहीं पूछ रहा है। व्यक्तित्व के सभी पक्षों को जांचना, ये आकलन होता है। शिक्षार्थियों की प्रगति का अभिलेख करना, ये भी होता है। स्व आकलन के माध्यम से शिक्षार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना। ठीक है, ये भी आकलन होता है। शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य सहयोगात्मक क्रियाकलाप के प्रयास को धीमा करना। देखिए यही तो आकलन नहीं होता है। क्वेश्चन साफ पढ़ के ऑप्शन पढ़िए और समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। यदि सीखने वाले में सीखने की डैश का अभाव होने लगा तो सीखना कठिन हो जाता है। अभिप्रेरणा का, अभिवृत्ति का, तत्परता का और ये सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखिए अभिप्रेरणा का कमी अगर किसी स्टूडेंट में आ जाए तो भी हम लोग सीख नहीं सकते हैं। अभिवृत्ति का भी कमी आ जाए तो भी नहीं सीख सकते हैं। तत्परता का भी कमी हो जाए तो भी नहीं सीखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। ठीक है, ये सभी राइट है, ऑप्शन नंबर 4। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। चलिए देखते हैं। डैश के फलस्वरूप बालकों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को ना तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और ना ही इसका मापन किया जा सकता है। किसका ऐसा नहीं किया जा सकता है? देखिए वृद्धि का, विकास का, व्यक्तित्व का, समायोजन का। प्रत्यक्ष रूप से ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, और ना ही इसको क्या कर सकते हैं? मीजर कर सकते हैं। देखिए बुद्धि लब्धि निकाल लेते हैं, ये तो मीजर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है? विकास, व्यक्तित्व, समायोजन। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग विकास को कभी भी मीजर नहीं करते हैं। और विकास कैसे चलता है? विकास चलता है गर्भ से लेकर कब्र तक। कैसे चलता है? ऊम्ब टू ट्रोम्ब। ठीक है, याद रखिएगा ये, ऊम्ब टू ट्रोम्ब। क्या? गर्भ से कब्र तक विकास होता है। ठीक है, और अभी अभी क्या बताया था हमने? बुद्धि लब्धि, आईक्यू कैसे मेजर करते हैं? तो आईक्यू बराबर क्या होता है? एक फॉर्मूला याद रखिए, मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसका अभी बताया हम आपको। सीधा सीधा आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, माई का इंटू 100। ठीक है, ये क्या हो गया? आईक्यू निकल जाएगा। मेंटल एज ऊपर रखिए, क्रॉनिकल एज नीचे रखिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आईक्यू सामने में हो जाएगा। ठीक है, और आईक्यू कहाँ से कहाँ तक सामान्य बुद्धि वाले का होता है, कहाँ से कहाँ तक विशिष्ट बुद्धि वाले का होता है, कहाँ से कहाँ तक क्या मंद बुद्धि वाले का होता है, कम से कम ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, 90 से 110 क्या है? ये सामान्य माना जाता है। ये याद रखिएगा, आईक्यू जिसका रहे वो सामान्य व्यक्ति है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर हो तो विशिष्ट कह सकते हैं, अगर इससे कम हो तो आप उसको मंद बुद्धि का कह सकते हैं। अब किसी का मान लीजिए कि आईक्यू लेवल क्या है? 55 है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? ऑब्वियसली क्या कहेंगे हम लोग? मंद बुद्धि का व्यक्ति कहेंगे। ठीक, ये समझ में आ गया? ठीक है, तो साथियों कमेंट कर ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये सीरीज़ आपको कितना फ़ायदा दे रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या ठीक करना चाहिए, क्या गलत हो रहा है हमसे। चूँकि एक्चुअली मैं यूट्यूब पे नया हूँ और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा यूट्यूब का। ठीक है, तो इतनी जानकारी ऑनलाइन एजुकेशन का नहीं था। ठीक है, और मैं अभी क्लास लेना बस स्टार्ट ही किए हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या कमियां हैं, क्या सुधारा जा सकता है। ठीक है, आप लोग फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें इस क्लास का। ठीक है, ताकि हम अपने आप में भी कुछ सुधार पाएँ और आप लोग के लिए कुछ बेहतर से बेहतर कर पाएँ। ठीक है, और
विश्वास रखिए, बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे आपके पास और फ्री में आप लोगों को सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। बस जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपने स्टडी ग्रुप में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।